द डेविल वेयर पैरा 2। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है ये एक अपकमिंग ड्रामा कॉमेडी मूवी है और पार्ट 2 बड़ा हिट रहा था। उसके बाद पार्ट 2 हमें देखने को मिला है, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली ये सिनेमाघरों में बहुत जल्द इसी सप्ताह हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हो। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। द डेविल वेयर्स प्रादा 2 एक 2026 में रिलीज हुई अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन डेविड फ्रैंकल ने किया है और इसे एलाइन ब्रॉश मैकेना ने लिखा है। 2006 में आई फिल्म द डेविल वेयर्स प्रादा की ये अगली कड़ी है जिसमें मेरिल स्ट्रिप, एनी हैथवे, एमिली ब्लंट और स्टैनली टुची ने अपनी अपनी भूमिकाएं दोहराई हैं, जबकि जस्टिन थेरॉक्स और केनेथ ब्रैंग नए कलाकारों के रूप में शामिल हुए हैं। द डेविल वेयर्स प्रादा की सफलता के बावजूद फिल्म के मुख्य कलाकार स्ट्रिप और हैथवे शुरुआत में इसके सीक्वल को लेकर संशय में थे। फिल्म का निर्माण जुलाई 2024 में शुरू हुआ, जिसमें चारों प्रमुख कलाकार स्ट्रिप, हैथवे, ब्लंट और टुची ने अपनी भूमिकाओं को दोहराने के लिए सहमति दी और फ्रैंकल और मैकेना ने क्रमशः निर्देशन और लेखन का जिम्मा संभाला। नवंबर 2025 तक नए किरदारों के लिए कलाकारों की घोषणा की गई। फिल्म की मुख्य शूटिंग जून से अक्टूबर 2025 तक मैनहट्टन और मिलान में हुई और अतिरिक्त शूटिंग न्यू जर्सी के नेवार्क में भी की गई। द डेविल वेयर्स प्रादा 2 का प्रीमियर 29 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क में हुआ और इसे 20th सेंचुरी स्टूडियोज द्वारा 1 मई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। आधार मिरांडा प्रीस्टली एक नए मीडिया परिदृश्य और उसमें रनवे की स्थिति को समझने के लिए एंडी सैक्स रनवे में लौटते हैं। वे एक और पूर्व सहायक एमिली से फिर से जुड़ते हैं, जो अब एक लग्जरी ब्रांड की प्रमुख हैं जिसके पास इतना धन है जो रनवे के अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकता है। धालना मेरिल स्ट्रिप, मिरांडा प्रीस्टली के रूप में, एनी हैथवे एंड्रिया एंडी सैक्स के रूप में, एक पत्रकार और मिरांडा की पूर्व दूसरी सहायक जो रनवे में नई फीचर्स एडिटर बन जाती है। एमिली ब्लंट एमिली चार्ल्टन के रूप में, मिरांडा की पूर्व प्रथम सहायक जो अब डायोर में एक वरिष्ठ कार्यकारी हैं। स्टैनली टूची निगल किपलिंग के रूप में, मिरांडा के लंबे समय से दाहिने हाथ। जस्टिन थेरॉक्स बेंजी बांस के रूप में, एमिली के प्रेमी। केनेथ ब्रांग स्टुअर्ट के रूप में, मिरांडा के नए पति। ट्रेसी थॉम्स लिली के रूप में, एंडी की दोस्त टिबोर फेल्डमैन इरव रेविट्स के रूप में। रनवे के अध्यक्ष सिमोन एशले अमारी मारी के रूप में। मिरांडा की वर्तमान प्रथम सहायक लूसी लियू साशा बांस के रूप में। बेंजी की पूर्व पत्नी पैट्रिक ब्रामल पीटर के रूप में। एंडी का प्रेम पात्र कैलब हीरोन चार्ली के रूप में। मिरांडा के वर्तमान दूसरे सहायक हेलेन जे शेन जिन के रूप में। एंडी की सहायक पॉलीन चालमेट बीजे नोवाक जे रेविट्स के रूप में। कॉनराड रिकामोरा राहेल ब्लूम टेसा के रूप में। एंडी की दोस्त डोनाटेला वर्साचे लेडी गागा। सियारा कैलम हार्पर एशले ग्राहम उत्पादन विकास 2013 में लॉरेन वेइसबर्गर ने रिवेंज वियर्स प्राडा द डेविल रिटर्न्स लिखा और प्रकाशित किया, जो उनके 2003 के उपन्यास द डेविल वियर्स प्राडा का सीक्वल था जिसे 2006 में फिल्म में रूपांतरित किया गया था। मुख्य कलाकार मेरिल स्ट्रिप और एनी हैथवे सीक्वल करने के लिए उत्सुक नहीं थीं। स्ट्रिप ने कथित तौर पर कहा कि उन्हें इसमें रुचि नहीं है और हैथवे ने कहा कि वो उन्हीं लोगों के साथ कुछ बिल्कुल अलग पर काम करना चाहेंगी। जुलाई 2024 में ये बताया गया कि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज का मूल प्रभाग एक सीक्वल विकसित करने में रुचि रखता था। उसी महीने बातचीत शुरू हुई जिसमें एलाइन ब्रॉश मैकेना पटकथा लिखने के लिए वापस आईं और स्ट्रिप, हैथवे, एमिली ब्लंट और स्टैनली टुची ने पहली फिल्म से अपनी भूमिकाओं को दोहराया। कास्टिंग और फिल्मांकन। मुख्य फोटोग्राफी 30 जून 2025 को शुरू हुई, जिसमें डेविड फ्रैंकल ने फिर से निर्देशन किया और केनेथ ब्रांग कलाकारों में शामिल हुए। जुलाई में ये घोषणा की गई कि ट्रेसी थॉम्स और टिबोर फेल्डमैन अपनी भूमिकाओं को दोहरा रहे हैं, जबकि सिमोन एशले, लूसी लियू, जस्टिन थेरॉक्स, बीजे नोवाक, पॉलीन चालमेट, राहेल ब्लूम और पैट्रिक ब्रामल कलाकारों में नए सदस्य के रूप में शामिल हुए।
स्ट्रिप, हैथवे और टुची को 21 जुलाई 2025 के सप्ताह के दौरान मैनहट्टन में फिल्मांकन करते हुए देखा गया। ब्लंट को पहली बार एक सप्ताह बाद देखा गया। ब्रमेल और हैथवे को 5 अगस्त को एक साथ एक दृश्य फिल्माते हुए देखा गया। सिडनी स्वेनी को 7 अगस्त को ब्लंट के साथ सेट पर देखा गया। 10 सितंबर 2025 को नेवार्क में एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डे का दृश्य फिल्माया गया। टुची और स्ट्रिप ने 27 सितंबर को डोल्से एंड गैबाना के मिलान फैशन वीक शो में फिल्मांकन किया। फिल्मांकन 6 से 18 अक्टूबर तक मिलान, इटली में हुआ। अक्टूबर में डोनाटेला वर्साचे को सेट पर एक कैमियो भूमिका फिल्माते हुए देखा गया। जबकि लेडी गागा की फिल्म में एक भूमिका होने की घोषणा की गई। सिमोन एशले ने 17 अक्टूबर 2025 को अपने दृश्यों का फिल्मांकन पूरा किया। फिल्मांकन आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2025 को समाप्त हुआ। नवंबर तक 2025 में कैलेब हीरोन, हेलेन जे शेन, कॉनराड रिकामोरा और कैलम हार्पर को भी कास्ट किए जाने की घोषणा की गई थी। अप्रैल 2026 में ये पता चला कि स्वेनी, जिन्हें खुद के रूप में कैमियो करना था, को अंतिम फिल्म से हटा दिया गया था। संगीत, द डेविल वेयर्स प्रादा 2 के दूसरे ट्रेलर में लेडी गागा और डोची द्वारा गाए गए मूल गीत रनवे की एक झलक दिखाई गई। ये गीत, जिसका शीर्षक मिरांडा प्रिस्टली द्वारा संचालित काल्पनिक पत्रिका के नाम पर रखा गया है, हाउस पॉप शैली का है और ट्रेलर के साथ बजाया गया था। ये गीत 9 अप्रैल 2026 को रिलीज हुआ था। वितरण विपणन, पहला टीजर ट्रेलर 12 नवंबर 2025 को रिलीज हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार ये पिछले 15 वर्षों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कॉमेडी ट्रेलर था, जिसे पहले 24 घंटों में ही 181.5 मिलियन बार देखा गया था। ट्रेलर में दिखाए गए फिल्म के कलर ग्रेडिंग और लाइटिंग को लेकर सोशल मीडिया और प्रेस में कई टिप्पणियां आईं, जिनमें फिल्म उद्योग में नेटफ्लिक्स लुक, जिसके परिणामस्वरूप एक चिकना और सपाट दृश्य प्रस्तुत होता है, के व्यापक रूप से अपनाए जाने पर खेद व्यक्त किया गया था। फिल्म का पहला पूरा ट्रेलर, जो 1 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ था, ने पहले 24 घंटों के भीतर 222 मिलियन बार देखा गया, जिसे 20वीं सेंचुरी स्टूडियोज ने स्टूडियो के इतिहास में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ट्रेलर बताया। मुक्त करना, द डेविल वेयर्स प्रादा 2 का प्रीमियर 20 अप्रैल 2026 को न्यूयॉर्क शहर के लिंकन सेंटर में हुआ, जिसका लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस और हुलू पर किया गया। एक और प्रीमियर 22 अप्रैल को लंदन में आयोजित किया गया। ये फिल्म 1 मई 2026 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। डेविड फ्रैंकल, जन्म 2 अप्रैल 1959, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने द डेविल वेयर्स प्राडा 2006 और इसकी अगली कड़ी द डेविल वेयर्स प्राडा 2 2006, मार्ली एंड मी 2008, ओप स्प्रिंग्स 2012, जेरी एंड मार्ज गो लार्ज 2022 और नेटफ्लिक्स मिनी सीरीज इन्वेंटिंग एना 2022 के पहले और चौथे एपिसोड का निर्देशन किया है। जीवनी फ्रैंकल का जन्म न्यूयॉर्क शहर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वो टोबिया सिमोन, नी ब्राउन और न्यूयॉर्क टाइम्स के स्तंभकार मैक्स फ्रैंकल के बेटे हैं। उनके छोटे भाई टीवी पत्रकार जॉन फ्रैंकल हैं। उन्होंने अपनी 1996 की लघु फिल्म डियर डायरी के लिए सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार और एंटोरेज 2004 के पायलट एपिसोड के लिए एक कॉमेडी श्रृंखला के उत्कृष्ट निर्देशन के लिए एमी पुरस्कार जीता, और तब से उन्होंने स्टूडियो फिल्मों द डेविल वेयर्स प्राडा 2006, मार्ली एंड मी 2008 और होप स्प्रिंग्स 2012 का निर्देशन किया है। उनकी बर्ड वॉचिंग कॉमेडी द बिग ईयर, जिसमें स्टीव मार्टिन, ओवेन विल्सन, जोबेथ विलियम्स और जैक ब्लैक ने अभिनय किया था, अक्टूबर 2011 में रिलीज हुई थी। उन्होंने 2022 की फिल्म जेरी एंड मार्ज गो लार्ज का निर्देशन किया, जिसमें ब्रायन क्रैंस्टन और एनेट बेनिंग ने अभिनय किया था। 2008 तक वो मियामी के कोकोनट ग्रोव इलाके में रहते हैं। एमिली ओलिविया लॉरा ब्लंट, जन्म 23 फरवरी 1983, एक ब्रिटिश अभिनेत्री हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 अभिनेता पुरस्कार शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें 1 अकादमी पुरस्कार और 4 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया गया है। फोर्ब्स ने 2020 में उन्हें दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में स्थान दिया था।
ब्लंट ने 2001 में द रॉयल फैमिली के मंचन से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और टेलीविजन मिनी सीरीज हेनरी 8 2003 में कैथरीन हॉवर्ड का किरदार निभाया। उन्होंने ड्रामा फिल्म माई समर ऑफ लव 2004 से फीचर फिल्म जगत में पदार्पण किया। ब्लंट को 2006 में टेलीविजन फिल्म गिदोन्स डॉटर और कॉमेडी फिल्म द डेविल वेयर्स प्राडा में मुख्य भूमिकाओं से पहचान मिली। गिदोन्स डॉटर के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला। द यंग विक्टोरिया 2009, सैल्मन फिशिंग इन द यमन 2011, द एडजस्टमेंट ब्यूरो 2011, लूपर 2012, एज ऑफ टुमारो 2014 और इनटू द वुड्स 2014 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। ब्लंट को क्राइम फिल्म सिकारियो 2015 में एक आदर्शवादी एफबीआई एजेंट, थ्रिलर फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन 2016 में एक शराबी और अपने पति जॉन क्रासिंस्की की हॉरर फिल्म अ क्वाइट प्लेस 2018 में एक संघर्षशील मां की भूमिका निभाने के लिए काफी सराहना मिली, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद उन्होंने मैरी पोपिन्स रिटर्न्स 2018 और अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 2021 जैसी सीक्वल फिल्मों और मिनी सीरीज द इंग्लिश 2022 में अभिनय किया। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर 2023 में कैथरीन ओपेनहाइमर के उनके किरदार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया। ब्लंट 2006 से अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर स्टटरिंग के साथ काम कर रही हैं, ताकि बच्चों को शैक्षिक संसाधनों के माध्यम से हकलाने की समस्या से उबरने में मदद मिल सके और इस स्थिति की वास्तविकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वो इंस्टीट्यूट के निदेशक मंडल में हैं और बच्चों और वयस्कों के लिए स्पीच थेरेपी छात्रवृत्ति के लिए धन जुटाने हेतु एक भव्य समारोह का आयोजन करती हैं। प्रारंभिक जीवन। ब्लंट का जन्म 23 फरवरी 1983 को लंदन में हुआ था। वो 4 बच्चों में से दूसरी हैं। उनकी मां पूर्व अभिनेत्री और अंग्रेजी शिक्षिका जोआना मैकी और उनके पिता बैरिस्टर ओलिवर ब्लंट केसी हैं। ब्लंट के स्कूल जाने से पहले ही उनकी मां ने अभिनय छोड़कर पूरी तरह से पालन पोषण पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। ब्लंट ने खुद को एक शर्मीली और अटपटी बच्ची बताया, जिन्हें हकलाने की समस्या होने लगी थी, जिसे उन्होंने दुर्बल करने वाली और जैसे कोई धोखेबाज आपके शरीर में रह रहा हो बताया। 7 से 14 वर्ष की आयु के बीच उन्हें ये समस्या सबसे अधिक परेशान करती थी। बोलने से डरने के कारण वो अपना अधिकांश समय लोगों को देखने में बिताती थीं। साथ ही अपने लिए जटिल खेल बनाती थीं और सेलो बजाती थीं। वो एक स्कूल शिक्षक को श्रेय देती हैं, जिन्होंने उन्हें कक्षा के नाटकों में अभिनय करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां अपनी आवाज से अलग आवाजों का उपयोग करने से उन्हें खुद से अलग होने और धारा प्रवाह बोलने में मदद मिली। इससे उन्हें मंच पर आगे बढ़ने और अभिनय के प्रति अपने प्रेम को खोजने का आत्मविश्वास भी मिला। उन्होंने कहा है कि वयस्कता में उनका हकलाना काफी हद तक कम हो गया था, लेकिन तनाव में कभी-कभी उभर आता है। उन्होंने लंदन के उपनगर रोहैम्पटन में स्थित एक निजी स्कूल इप्स्टॉक प्लेस स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद सरे के डॉर्किंग शहर के पास स्थित एक निजी 6ठी कक्षा के बोर्डिंग स्कूल हर्टवुड हाउस में, जो अपने प्रदर्शन कला कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। एडिनबर्ग महोत्सव में एक स्कूली नाटक में अभिनय करने के बाद ब्लंट को एक एजेंट ने खोज लिया और अनुबंधित कर लिया। स्कूल की परीक्षा समाप्त करने के बाद उसने ऑडिशन देना शुरू कर दिया। आजीविका 2001-2004 प्रारंभिक कार्य। नवंबर 2001 में ब्लंट ने 18 वर्ष की आयु में पीटर हॉल के वेस्ट एंड प्रोडक्शन द रॉयल फैमिली में अपने पेशेवर अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने जूडी डेंच के किरदार की पोती की भूमिका निभाई। समीक्षक टॉम कीटिंग ने इस प्रोडक्शन की सराहना करते हुए लिखा कि पीटर हॉल का निर्देशन और एंथनी वॉर्ड का शानदार सेट, इन सब के साथ मिलकर द रॉयल फैमिली को एक शानदार मनोरंजन का साधन बनाते हैं, और ये कि ये बेहतरीन अभिनय के लिए एक मंच प्रदान करता है जिसमें पूरे कलाकारों का दमदार प्रदर्शन है। अपने प्रदर्शन के लिए ब्लंट को इवनिंग स्टैंडर्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार नामित किया गया। अगले वर्ष उन्होंने नेशनल थिएटर में निकोलस राइट के नाटक विंसेंट इन ब्रिक्सटन में, यूजेनी और चिचेस्टर फेस्टिवल थिएटर में
इंदु रुबासिंगम के रोमियो एंड जूलियट प्रोडक्शन में जूलियट की भूमिका निभाई। 2003 में ब्लंट ने ब्रिटिश टेलीविजन ड्रामा बॉडिका में अपनी स्क्रीन की शुरुआत की, जो प्राचीन सेल्टिक योद्धा रानी के जीवन के बारे में है जिसने रोमनों से लड़ाई लड़ी थी। उसी वर्ष उन्हें 2 भाग वाले ब्रिटिश टेलीविजन ड्रामा हेनरी एट में 16वीं सदी की रानी कैथरीन हॉवर्ड के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए सराहा गया। 2004 में ब्लंट ने पावेल पावलिकोव्स्की के समीक्षकों द्वारा प्रशंसित स्वतंत्र ब्रिटिश ड्रामा माई समर ऑफ लव से सिनेमाई फिल्म जगत में पदार्पण किया। ये फिल्म अंग्रेजी ग्रामीण परिवेश में रहने वाली 2 युवतियों के बीच प्रेम प्रसंग पर आधारित थी, जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं। फिल्म में काफी हद तक तात्कालिक अभिनय शामिल था, जिसे ब्लंट ने एक दिलचस्प चुनौती पाया और बाद में कहा कि पावलिकोव्स्की का दृष्टिकोण स्वतंत्र, सहयोगात्मक और जीवंत था। तैमसिन की सह कलाकार के रूप में उन्हें अपने अभिनय के लिए काफी प्रशंसा और सराहना मिली। न्यूज़वीक के डेविड एंसन ने लिखा, प्रेस और ब्लंट बड़ी खोज हैं। वे युवावस्था के भूमिका निभाने के उत्साह को पूर्ण काव्यात्मक अंदाज में जीवंत कर देते हैं। ब्लंट ने सबसे होनहार नवागंतुक के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड ब्रिटिश फिल्म पुरस्कार जीता और सबसे होनहार नवागंतुक के लिए ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं। उन्होंने फिल्म बनाने के अपने अनुभव को अपने करियर विकल्पों पर प्रभाव डालने का श्रेय दिया, ये कहते हुए कि ये एक महान अज्ञात में ऐसा प्रवेश था, अपने पैरों को आग में डालना, और उन्हें आतंक और रोमांच की वो भावना बहुत पसंद आई और तब से वो इसकी तलाश में थीं। 2005-2010 द डेविल वेयर्स प्राडा और सफलता। ब्लंट 2007 में 60वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में शामिल हुईं, जहां उन्हें 2 बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। ब्लंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान 2006 में मिली। उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन ड्रामा फिल्म गिडियंस डॉटर में न्यू लेबर के एक स्पिन डॉक्टर की इकलौती और परेशान बेटी के रूप में सह अभिनय किया और कॉमेडी ड्रामा फिल्म द डेविल वेयर्स प्राडा में फैशन पत्रिका की संपादक मिरांडा प्रीस्टली मेरिल स्ट्रिप द्वारा अभिनीत की वरिष्ठ सहायक एमिली चार्ल्टन की भूमिका निभाई। द डेविल वेयर्स प्राडा व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने $326 मिलियन की कमाई की। ब्लंट के अभिनय को उत्कृष्ट माना गया। ह्यूस्टन क्रॉनिकल के क्लिफोर्ड पुग ने कहा कि ब्लंट के पास फिल्म के कई बेहतरीन संवाद हैं और वो लगभग हर दृश्य में अपनी छाप छोड़ती हैं। ब्लंट ने गिडियंस डॉटर में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री श्रृंखला, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और द डेविल वेयर्स प्राडा में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री मोशन पिक्चर के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं। उन्हें बाद वाली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकन भी मिला। 79वें अकादमी पुरस्कारों में उन्होंने और उनकी सह कलाकार एनी हैथवे ने सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार सह प्रस्तुत किया और दोनों ने फिल्म में अपने अपने किरदारों के रूप में अभिनय किया। ब्लंट स्वतंत्र रहस्य नाटक इररेसिस्टिबल 2006 में भी दिखाई दी। द डेविल वेयर्स प्राडा के बाद स्ट्रिप ने ब्लंट को कुछ समय में शायद अब तक की सबसे बेहतरीन युवा अभिनेत्री बताया। ब्लंट की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही और 2007 में उन्होंने 4 फिल्मों में काम किया। हॉरर फिल्म विंडचिल, रोमांटिक ड्रामा द जेन ऑस्टेन बुक क्लब, कॉमेडी ड्रामा डैन इन रियल लाइफ और जीवनी पर आधारित कॉमेडी ड्रामा चार्ली विल्सन वॉर। 2008 में ब्लंट ने सनशाइन क्लीनिंग में नोरा लोरकॉफ्स्की की भूमिका निभाई, जो एक असफल महिला है और अपनी बहन रोज एमी एडम्स के साथ अपराध स्थल की सफाई का व्यवसाय शुरू करती है। फिल्म का प्रीमियर 2008 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली, विशेष रूप से एडम्स और ब्लंट के अभिनय के लिए। रोलिंग स्टोन पत्रिका के पीटर ट्रेवर्स ने टिप्पणी की, ये मजेदार और मार्मिक फिल्म 2 प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों पर निर्भर करती है जो हानिकारक रूढ़ियों के खतरे से पार पाने में सक्षम हैं। एडम्स और ब्लंट ने अपना काम बखूबी किया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एओ स्कॉट ने सहमति जताते हुए कहा, एमी एडम्स और एमिली ब्लंट अपनी भूमिकाओं को जीवंतता और समर्पण के साथ निभाती हैं। इसके बाद उन्होंने वैलेरी ब्रेनन के रूप में द ग्रेट बक हावर्ड में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर उसी महोत्सव में हुआ था।
2009 में ब्लंट ने जीन मार्क वैली द्वारा निर्देशित और जूलियन फेलोज द्वारा लिखित स्वतंत्र पीरियड ड्रामा द यंग विक्टोरिया में महारानी विक्टोरिया का किरदार निभाया, जो मुख्य रूप से उनके प्रारंभिक जीवन और शासनकाल, साथ ही सैक्स कोबर्ग और गोथा के राजकुमार अल्बर्ट से उनके विवाह पर केंद्रित था। ब्लंट ने स्वीकार किया कि उन्हें महारानी के बारे में पहले से बहुत कम जानकारी थी, लेकिन अपनी मां से परामर्श करने के बाद उन्होंने उन्हें उल्लेखनीय और 21वीं सदी की एक बहुत ही आधुनिक महिला पाया। ब्लंट के अभिनय को आलोचकों से सराहना मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। एंटरटेनमेंट वीकली के ओवेन ग्लीबरमैन ने निष्कर्ष निकाला कि निर्देशक जीन मार्क वैली की छवियों में एक कोमल भव्यता है, लेकिन ये कोई काल्पनिक राजकुमारी की कहानी नहीं है। ये एक नवोदित शासक की कहानी है जो अपने परिवेश को नियंत्रित करना सीखती है, और ब्लंट उस यात्रा को प्रामाणिक और प्रासंगिक बनाती है। उसी वर्ष ब्लंट को ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के लिए बाफ्टा ब्रिटानिया पुरस्कार मिला। उन्होंने टोबी स्पैंटन द्वारा निर्देशित लघु फिल्म क्यूरियोसिटी में अभिनय किया। उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला एंजेलिना बैलेरिना द नेक्स्ट स्टेप्स में मुख्य किरदार की मां मैटिल्डा माउसलिंग को भी आवाज दी। 2010 में ब्लंट ने बेनिसियो डेल टोरो और एंथनी हॉपकिंस अभिनीत पीरियड हॉरर फिल्म द वुल्फमैन में सहायक भूमिका निभाई। 1941 की इसी नाम की फिल्म का ये रूपांतरण मुख्य रूप से नकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त कर चुका था, और लॉस एंजेलिस टाइम्स के अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस असफलताओं में से एक थी। ब्लंट को आयरन मैन 2 2010 के लिए नताशा रोमनॉफ ब्लैक विडो की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने उन्हें जैक ब्लैक अभिनीत कॉमेडी फिल्म गुलिवर ट्रेवल्स में शामिल होने के लिए अनुबंधित किया था, क्योंकि स्टूडियो ने द डेविल वेयर्स प्राडा के लिए साइन करने के बाद उनके लिए उपलब्ध विकल्प का प्रयोग किया था। 2011-2014 विज्ञान कथा और हास्य फिल्में। 2011 में ब्लंट ने मैट डेमन के साथ थ्रिलर फिल्म द एडजस्टमेंट ब्यूरो में सह अभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक नर्तकी की भूमिका निभाई जिसे एक राजनेता से रहस्यमय तरीके से अलग रखा जा रहा है। फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। आलोचकों ने ब्लंट और डेमन की केमिस्ट्री की प्रशंसा की। ब्लंट ने लासे हॉलस्ट्रॉम द्वारा निर्देशित ब्रिटिश रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सैल्मन फिशिंग इन द यमन में अभिनय किया। उन्होंने एक वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाई जो एक शेख के यमन के रेगिस्तान में फ्लाई फिशिंग के खेल को लाने के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए एक मत्स्य विशेषज्ञ को नियुक्त करती है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। फिल्म का प्रीमियर 2011 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली, साथ ही ब्लंट के अभिनय की भी। लॉस एंजेलिस टाइम्स के केनेथ तुरान ने टिप्पणी की कि ब्लंट और आज काम कर रहे सबसे प्रतिभाशाली और आकर्षक अभिनेताओं में से दो हैं, जो एक दूसरे के साथ बेहतरीन ढंग से अभिनय करने में सक्षम हैं। ब्लंट को उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उसी वर्ष उन्होंने डिज्नी की द मैपेट्स में मिस पिगी की रिसेप्शनिस्ट के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई और स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा योर सिस्टर में अभिनय किया। नवंबर 2011 में ब्लंट को नए यवे सेंट लॉरेंट सुगंध ओपियम का एम्बेसडर नामित किया गया था। ब्लंट 2012 टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लूपर के प्रीमियर में शामिल हुई। 2012 में ब्लंट ने निकोलस स्टोलर द्वारा निर्देशित और जेसन सेगल के साथ सह अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी फिल्म द 5 ईयर एंगेजमेंट में अभिनय किया, जिसमें उन्होंने और सेगल ने एक ऐसे जोड़े की भूमिका निभाई जिनके रिश्ते में तब तनाव आ जाता है जब उनकी सगाई लगातार बढ़ाई जाती है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिली। न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ की एलिजाबेथ वीड्समैन ने टिप्पणी की कि ब्लंट पहले कभी इतनी सहज नहीं दिखीं और उनके और सेगल के बीच स्वाभाविक रूप से गर्मजोशी भरी केमिस्ट्री है। इसके बाद उन्होंने रियान जॉनसन द्वारा निर्देशित विज्ञान कथा एक्शन फिल्म लूपर में अभिनय किया। ब्लंट ने सारा की भूमिका निभाई, जो एक मजबूत किसान महिला और एकल मां है जिसे एक समय यात्री से प्यार हो जाता है।
फिल्म का प्रीमियर 2012 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और ये उद्घाटन फिल्म थी और इसे बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। द हॉलीवुड रिपोर्टर के टॉड मैकार्थी ने ब्लंट को सारा के कठोर और कमजोर पक्षों को प्रभावी ढंग से उजागर करने के लिए श्रेय दिया। उसी वर्ष उन्होंने कॉमेडी ड्रामा आर्थर न्यूमैन में परेशान शार्लेट की भूमिका निभाई, जो अपने अतीत से भागने की कोशिश कर रही है। फिल्म को मिली जुली से लेकर नकारात्मक समीक्षाएं मिली। इस 2014 में ब्लंट ने एज ऑफ टुमारो में अभिनय किया, जो हिरोशी सकुराजाका द्वारा लिखित जापानी उपन्यास ऑल यू नीड इज किल का फिल्म रूपांतरण था। ब्लंट ने सार्जेंट रीटा व्रटास्की की भूमिका निभाई, जो एक स्पेशल फोर्सेस योद्धा थी जिसे बाहरी ग्रहों से आने वाले आक्रमणकारियों को हराने के लिए एक जनसंपर्क अधिकारी को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा गया था। ब्लंट ने अपनी भूमिका के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण लिया, जिसमें वजन उठाने से लेकर स्प्रिंट, योग, एरियल वायर वर्क और जिम्नास्टिक्स तक हर चीज पर ध्यान केंद्रित किया और क्राव मागा का अध्ययन किया। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने 370,541,256 पन की कमाई की और सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त की। कई आलोचकों ने ब्लंट द्वारा निभाई गई असाधारण रूप से प्रभावशाली भूमिका पर ध्यान दिया और वैरायटी के जस्टिन चांग ने टिप्पणी की कि ब्लंट एक आसान भूमिका में सतर्क, ऊर्जावान और भावनात्मक रूप से मौजूद हैं। अपने प्रदर्शन के लिए ब्लंट ने एक्शन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड जीता। ब्लंट ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी की स्टीफन सॉन्डहाइम के संगीत इनटू द वुड्स के फिल्म रूपांतरण में बेकर की पत्नी की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन रॉब मार्शल ने किया था और जिसमें कई कलाकारों ने अभिनय किया था। विडंबना यह है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ब्लंट गर्भवती थीं, जबकि वो एक ऐसे किरदार को निभा रही थीं जो फिल्म के पहले भाग में बांझ है। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसे आमतौर पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिसमें ब्लंट को उनके अभिनय और गायन के लिए प्रशंसा मिली। टाइम पत्रिका के रिचर्ड कोरलिस ने टिप्पणी की कि जब ब्लंट स्क्रीन पर होती हैं तो ये जंगल एक टूटी हुई परी कथा के जादू से जीवंत हो उठते हैं। उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, मोशन पिक्चर कॉमेडी या म्यूजिकल के लिए अपने दूसरे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2015 वर्तमान स्थापित अभिनेत्री ब्लंट 2015 के कान फिल्म महोत्सव में सिकारियो के प्रीमियर में शामिल हुई। 2015 में ब्लंट ने डेनिस विलेन्यू द्वारा निर्देशित क्राइम थ्रिलर सिकारियो में अभिनय किया। ब्लंट ने केट मैसर की भूमिका निभाई, जो एक सिद्धांतवादी FBI एजेंट थी जिसे एक शक्तिशाली मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के नेता को खत्म करने का काम सौंपा गया था। फिल्म को 2015 कान फिल्म महोत्सव में पाल्मे डियोर के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था, जहां इसे समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। ब्लंट को उनके अभिनय के लिए काफी प्रशंसा मिली। एम्पायर पत्रिका के डैन जोलिन ने इसे बारीक बताया और कहा कि उनका सीधा सादा दृढ़ संकल्प दर्दनाक रूप से कुंद हो जाता है, जबकि द गार्जियन के पीटर ब्रैडशॉ ने उनके चरित्र को अविश्वसनीय पाया। उन्होंने ब्लंट की शानदार अभिनय क्षमता और दृढ़ता के साथ किसी भी संभावित बेतुकेपन को दूर करने के लिए प्रशंसा की। ब्लंट को लगातार दूसरी बार एक्शन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस मूवी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2016 में ब्लंट ने द हंट्समैन विंटर्स वॉर में सह अभिनय किया, जो स्नो वाइट एंड द हंट्समैन 2012 की प्रीक्वल और सीक्वल दोनों है। सेड्रिक निकोलस ट्रोयन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आलोचकों ने काफी हद तक खारिज कर दिया। इसके बाद ब्लंट ने टेड टेलर द्वारा निर्देशित मिस्ट्री थ्रिलर द गर्ल ऑन द ट्रेन में मुख्य भूमिका निभाई। पाउला हॉकिंस के इसी नाम के बेस्टसेलर उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में ब्लंट ने रेचल वॉटसन का किरदार निभाया, जो एक शराबी है और एक लापता व्यक्ति की जांच में शामिल हो जाती है। हालांकि फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली, जिन्होंने महसूस किया कि ये उपन्यास के स्तर तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन ब्लंट के अभिनय की काफी प्रशंसा हुई। रोलिंग स्टोन के लिए लिखते हुए पीटर ट्रेवर्स ने टिप्पणी की कि फिल्म उपन्यास की तुलना में कहानी को तेजी से उजागर कर देती है, लेकिन ब्लंट को अपने किरदार को पूरी शिद्दत से निभाने और सहानुभूति का स्पर्श जोड़ने के लिए श्रेय दिया। एक जुनूनी अभिनेत्री की तरह भूमिका में उतर जाती है। यहाँ जरा भी दिखावा नहीं है, गर्ल को एक सम्मोहक स्तर तक ले जाती है।
उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए मुख्य भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अभिनेता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2017 की एनिमेटेड फिल्मों माई लिटिल पोनी द मूवी और एनिमल क्रैकर्स के लिए अपनी आवाज देने के बाद ब्लंट ने अपने पति जॉन क्रासिंस्की की हॉरर फिल्म अ क्वाइट प्लेस में लाइव एक्शन में वापसी की, जो एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसे ध्वनि से शिकार करने वाले राक्षसी जीवों द्वारा सताया जाता है। स्कॉट बेक और ब्रायन वुड्स ने जनवरी 2016 में कॉलेज में सोचे गए एक विचार के आधार पर पटकथा लिखना शुरू किया था और वे मां की भूमिका के लिए ब्लंट को लेना चाहते थे। जब क्रासिंस्की ने पटकथा को फिर से लिखा तो उन्होंने ब्लंट को इस भूमिका के लिए ध्यान में रखा, लेकिन उनसे पूछा नहीं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में एक बच्चे को जन्म दिया था और एक अन्य फिल्म पर काम कर रही थी। उन्हें चिंता थी कि अगर पूछा जाता तो वो या तो मना कर देती या केवल उनका समर्थन करने के लिए इसे स्वीकार कर लेती। मैंने बस सोचा कि अगर वो ये करती है तो उसे इसे अपनी मर्जी से स्वीकार करना होगा। ब्लंट शुरू में इस भूमिका में नहीं आना चाहती थी, लेकिन हवाई जहाज की उड़ान के दौरान क्रासिंस्की का ड्राफ्ट पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि उन्हें ये करना ही चाहिए, क्योंकि कहानी मेरे कुछ सबसे गहरे डर को दर्शाती है, अपने बच्चों की रक्षा न कर पाने का डर। ब्लंट ने फिल्म के प्री प्रोडक्शन चरण में योगदान दिया। अ क्वाइट प्लेस 2018 साउथ बाय साउथवेस्ट फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग नाइट फिल्म थी, जहां इसे समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया। इंडीवायर के एरिक कोहन ने कलाकारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इस प्रकार की सामग्री के लिए दुर्लभ परिष्कार के साथ अपने दृश्यों में विश्वसनीय तीव्रता का योगदान दिया, जबकि आईएनजी की लॉरा प्रूडम ने टिप्पणी की कि ब्लंट को विशेष रूप से ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजारा गया है जो लगभग हास्यास्पद लगती अगर उन्होंने उन्हें इतने प्रभावशाली विश्वास के साथ न निभाया होता। ब्लंट ने ब्लंट ने रॉब मार्शल की 2018 की म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म मैरी पॉपिंस रिटर्न्स में मुख्य किरदार निभाया। ये 1964 की फिल्म का सीक्वल थी, जिसमें ब्लंट ने जूली एंड्रयूज से ये भूमिका संभाली थी। वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने ब्लंट को हर तरह से लगभग परफेक्ट पाया और कहा कि वो मैरी पॉपिंस की चुलबुली और मोहक भावना में रच बस गई हैं और संगीतमय प्रस्तुतियों में वो अपनी अलग ही चमक बिखेरती हैं। उन्हें ए क्वाइट प्लेस और मैरी पॉपिंस रिटर्न्स में अपने अभिनय के लिए 2 अभिनेता पुरस्कार नामांकन मिले, जिसमें से उन्होंने पहली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता और दूसरी फिल्म के लिए अपना 6ठा गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त किया। 2020 में ब्लंट ने अपने पति की इंटरनेट सीरीज सम गुड न्यूज में अतिथि भूमिका निभाई, जो कोविड-19 महामारी के दौरान यूट्यूब पर स्ट्रीम होना शुरू हुई। उन्होंने जॉन पैट्रिक शानले के नाटक आउटसाइड मुलिंगर पर आधारित रोमांटिक ड्रामा वाइल्ड माउंटेन थाइम में अभिनय किया। इस भूमिका के लिए उन्हें आयरिश लहजे में बोलना था। न तो फिल्म और न ही उनका लहजा पसंद किया गया। उसी वर्ष फोर्ब्स ने उन्हें $22.5 मिलियन की वार्षिक आय के साथ दुनिया की 6ठी सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री के रूप में स्थान दिया। ब्लंट ने हॉरर सीक्वल ए क्वाइट प्लेस पार्ट 2 2021 में अपनी भूमिका दोहराई, जो महामारी के कारण 1 साल की देरी के बाद रिलीज हुई थी। ये महामारी की शुरुआत के बाद सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली प्रमुख हॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। पीटर ब्रैडशॉ ने अफसोस जताया कि उत्कृष्ट ब्लंट को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला। पहली फिल्म की तरह ये भी व्यावसायिक रूप से सफल रही। उसी साल बाद में ब्लंट ने ड्वेन जॉनसन के साथ एडवेंचर फिल्म जंगल क्रूज में अभिनय किया, जो इसी नाम के मनोरंजन राइड पर आधारित थी। इसे सिनेमाघरों में और डिजिटल रूप से डिज्नी प्लस प्रीमियर एक्सेस पर एक साथ रिलीज किया गया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जेनेट कैटसॉलिस ने फिल्म को नापसंद करते हुए कहा, कैथरीन हेपबर्न की बेहतरीन नकल करने वाली एमिली ब्लंट भी इस लीक होती नाव को बचा नहीं सकती। अगले वर्ष ब्लंट ने टेलीविजन मिनी सीरीज द इंग्लिश में एक प्रतिशोधी मां की भूमिका निभाई, जो ह्यूगो ब्लेक द्वारा निर्देशित एक वेस्टर्न सीरीज थी। समीक्षक उनके अभिनय से प्रभावित हुए। द गार्जियन की लूसी मंगन ने कहा, ब्लंट अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर हैं, जो हमें दृढ़ संकल्प से बहादुर और निडर महिला का किरदार दिखाती हैं। इसके लिए उन्हें एक और अभिनेत्री पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 2025 में ब्लंट क्रिस्टोफर नोलन की जीवनी परक फिल्म
ओपेनहाइमर 2023 में, जिसमें सिलियन मर्फी ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की भूमिका निभाई थी। ब्लंट ने उसी नाम के वैज्ञानिक की पत्नी कैथरीन का किरदार निभाया, जो कम्युनिस्ट पार्टी यूएसए की सदस्य थीं। उन्होंने फिल्म में काम करने के लिए अपनी फीस में कटौती स्वीकार की और अपने सामान्य 10 से 20 मिलियन डॉलर के वेतन के बदले 4 मिलियन डॉलर कमाए। नोलन ने कहा कि पटकथा लिखते समय उन्होंने इस किरदार से भाग जाने के बारे में सोचा था, क्योंकि वो डरावनी थी, लेकिन ब्लंट ने उसे मानवीय रूप दिया और जिस तरह से उन्होंने अपने नकारात्मक गुणों को अपनाया, उससे वे आश्चर्यचकित रह गए। कोई घमंड नहीं, अपमान का कोई डर नहीं, अपनी छवि को नियंत्रित करने की कोई इच्छा नहीं। फिल्म की प्रशंसा की गई, हालांकि महिला किरदारों के लेखन की कुछ आलोचना भी हुई। ब्लंट के अभिनय की प्रशंसा हुई और सीमित सामग्री को उत्कृष्ट बनाने के लिए उनकी सराहना की गई। एम्पायर के लिए लिखते हुए डैन जॉलिन ने कहा कि ब्लंट शराबी लेकिन तेज तर्रार किट्टी ओपेनहाइमर के रूप में सहायक पीड़ित पत्नी की रूढ़िवादी छवि से बाहर निकलती हैं और उग्र वकील रोजर रॉब के साथ एक तीव्र मौखिक द्वंद्व में फिल्म के सबसे जोशीले दृश्यों में से एक प्रस्तुत करती हैं। और द रैप की टॉमरिस लाफली ने उनके अभिनय को सूक्ष्म रूप से दृश्य चोरी कहा। ब्लंट को एक बार फिर गोल्डन ग्लोब, अभिनेता और बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त हुआ। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए अपने पहले अकादमी पुरस्कार नामांकन के अलावा 950 मिलियन डॉलर से अधिक की विश्वव्यापी कमाई के साथ ओपेनहाइमर ब्लंट की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी। उसी वर्ष उनकी अगली रिलीज क्रिस इवांस के साथ नेटफ्लिक्स क्राइम ड्रामा पेन हसलर्स को आलोचकों से खराब समीक्षाएं मिली। ब्लंट ने इसके बाद डेविड लीच की एक्शन कॉमेडी फिल्म द फॉल गाय 2024 में रयान गॉसलिंग के साथ अभिनय किया। फिल्म निर्माता के रूप में अपनी भूमिका के लिए उन्होंने ग्रेटा गेरविग से प्रेरणा ली। आईएनजी के सिद्धांत अदलाखा ने ब्लंट और गॉसलिंग के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री की सराहना की। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रही। इसके बाद उन्होंने क्रासिंस्की की लाइव एक्शन एनिमेटेड फैंटासी फिल्म आईएफ में यूनिकॉर्न को अपनी आवाज दी। ब्लंट ने इसके बाद बेनी सफडी की जीवनी पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा द स्मैशिंग मशीन में अभिनय किया, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने एमएमए पहलवान मार्क केर की भूमिका निभाई थी। उन्होंने केर की प्रेमिका डॉन स्टेपल्स की भूमिका निभाई। फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और ब्लंट को गोल्डन ग्लोब नामांकन प्राप्त हुआ। ब्लंट द डेविल वियर्स प्रादा 2 में एमिली चार्लटन की भूमिका फिर से निभाएंगी, जो 1 मई 2026 को रिलीज होने वाली है। वो स्टीवन स्पीलबर्ग की विज्ञान कथा फिल्म डिस्क्लोजर डे में भी अभिनय कर रही हैं, जिसमें जॉश ओकॉनर सह कलाकार हैं, जो 12 जून 2026 को रिलीज होने वाली है। स्वागत पत्रकारों ने एक अभिनेत्री के रूप में ब्लंट की बहुमुखी प्रतिभा और नाटक, कॉमेडी, संगीत और एक्शन सहित विभिन्न शैलियों में उनकी भूमिकाओं पर ध्यान दिया है। द गार्जियन ने उनकी किसी एक प्रकार की भूमिका तक सीमित न रहने की क्षमता को देखते हुए लिखा कि वो एक प्रकार की सोची समझी संयमित अभिव्यक्ति में माहिर हैं और पात्रों की विशेषताओं को समझने की उनकी गहरी समझ और विभिन्न लहजों को बोलने की उनकी कुशलता की प्रशंसा की। उनकी आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए एलए पत्रिका की राहेल रोसेनब्लिंट ने कहा कि उनमें सूक्ष्म अनकहे भावों को एक कुशल कलाकार की तरह व्यक्त करने की प्रतिभा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने ब्लंट को अनोखे किरदारों के प्रति रुचि और अप्रिय महिलाओं की भूमिका निभाने में दिखावे की कमी रखने वाली बताया और एक कलाकार के रूप में उनकी साहसिक भावना पर ध्यान दिया। एक प्रदर्शन की बारीकियों का वर्णन करते हुए द एज ने लिखा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरिल स्ट्रिप ने ब्लंट को कुछ समय में, शायद अब तक, मेरे साथ काम करने वाली सबसे अच्छी युवा अभिनेत्री घोषित कर दिया है। द गार्जियन में एरॉन हिकलिन ने कहा कि ब्लंट का करियर लगातार चुनौतीपूर्ण नई भूमिकाओं से भरा रहा है। लॉस एंजलिस टाइम्स ने आकलन किया कि अपने करियर की शुरुआत से ही ब्लंट हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रही हैं और नाटक और कॉमेडी के बीच काम करने में उनकी लचीलेपन को सराहा। स्क्रीन रेंट ने कहा कि ब्लंट के खाते में कई यादगार भूमिकाएं हैं। एक्शन भूमिकाओं में उनके काम को भी विशेष रूप से सराहा गया है। कोलाइजर ने लिखा है कि यह इस बात का प्रमाण है कि एक्शन सिनेमा में नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सूक्ष्म होने की क्षमता है और ब्लंट को उन दुर्लभ कलाकारों में से एक माना है जो एक अभिनेता और फिल्म स्टार
दोनों के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करती हैं। द गार्जियन की कैथरीन शोर्ड ने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे बड़ी ब्रिटिश महिला फिल्म स्टार बताया और उनकी तुलना कीरा नाइटली, कैरी मुलिगन, राहेल वीज और केट विंसलेट से की। वैनिटी फेयर ने टिप्पणी की कि उन्होंने मंत्रमुग्ध कर देने वाले किरदारों का एक बहुरूप दर्शक चित्रित किया है और चरित्र अभिनेता रेंज वाली एक फिल्म स्टार के रूप में नाजुक संतुलन पाया है। वकालत ब्लंट मलाला फंड के प्रचार और धन जुटाने में मदद करती हैं, जो लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी सहस्थापना मलाला यूसुफजई ने की थी। वो फैमिली रीच के साथ भी काम करती है, जो कैंसर से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला एक संगठन है। ब्लंट 2006 से अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर स्टटरिंग के साथ भी काम कर रही हैं, ताकि बच्चों को शैक्षिक संसाधनों के माध्यम से हकलाने की समस्या से उबरने में मदद मिल सके और इस स्थिति की वास्तविकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वो संस्थान के निदेशक मंडल में हैं और बच्चों और वयस्कों के लिए स्पीच थेरेपी छात्रवृत्ति के लिए धन जुटाने के लिए हर साल एक समारोह का आयोजन करती हैं। निजी जीवन ब्लंट 2005 से 2008 तक कनाडाई गायक माइकल बुब्ले के साथ रिश्ते में थीं। उन्हें और अमेरिकी अभिनेता जॉन क्रासिंस्की को एक आपसी दोस्त ने मिलवाया और उन्होंने नवंबर 2008 में डेटिंग शुरू की। उन्होंने अगस्त 2009 में सगाई की और जुलाई 2010 में इटली के कोमो में शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हैं, एक का जन्म 2014 में और दूसरी का 2016 में हुआ। 2012 में ब्लंट अभिनेता स्टैनली टुची की भाभी बन गईं, जब उन्होंने उनकी बहन फेलिसिटी से शादी की। 2015 में ब्लंट प्राकृतिककरण के माध्यम से अमेरिकी नागरिक बन गईं, जिससे वो यूके और यूएस की दोहरी नागरिक बन गईं। अभिनय संबंधी उपलब्धियां और पुरस्कार। मुख्य लेख एमिली ब्लंट के प्रदर्शनों की सूची और एमिली ब्लंट द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। समीक्षा संकलन। वेबसाइट रॉटन टोमेटोज और बॉक्स ऑफिस वेबसाइट बॉक्स ऑफिस मोजो के अनुसार ब्लंट की सबसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में माई समर ऑफ लव 2004, द डेविल वेयर्स प्रादा 2006, सनशाइन क्लीनिंग 2008, योर सिस्टर सिस्टर 2011, लूपर 2012, एज ऑफ टुमारो 2014, इनटू द वुड्स 2014, सिकारियो 2015, द गर्ल ऑन द ट्रेन 2016, अ क्वाइट प्लेस 2018, मैरी पॉपिंस रिटर्न्स 2018, अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 2021 और ओपनहाइमर 2023 शामिल हैं। ब्लंट को फिल्म, टेलीविजन और रंगमंच में उनके काम के लिए कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 2 अभिनेता पुरस्कार और 1 अकादमी पुरस्कार और 4 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों के लिए नामांकन शामिल हैं। एनी जैकलीन हैथवे, जन्म 12 नवंबर 1982, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और प्राइम टाइम एमी पुरस्कार शामिल हैं। उनकी फिल्मों ने विश्व स्तर पर $6.8 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 2015 में वो दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। हैथवे ने हाई स्कूल में कई नाटकों में अभिनय किया। किशोरावस्था में ही उन्हें टेलीविजन श्रृंखला गेट रियल 1999-2000 में काम करने का मौका मिला और डिज्नी की कॉमेडी फिल्म द प्रिंसेस डायरीज 2001 में मुख्य भूमिका निभाकर उन्हें प्रसिद्धि मिली। एला एन्चेंटेड 2004 सहित कई पारिवारिक फिल्मों में अभिनय करने के बाद हैथवे ने 2005 में आई ड्रामा फिल्म ब्रोकबैक माउंटेन से परिपक्व भूमिकाओं की ओर रुख किया। कॉमेडी ड्रामा फिल्म द डेविल वियर्स प्राडा 2006, जिसमें उन्होंने एक फैशन पत्रिका के संपादक की सहायक की भूमिका निभाई थी, उस समय तक उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता थी। उन्होंने ड्रामा फिल्म रेचल गेटिंग मैरिड 2008 में एक नशे की लत से उबर रही महिला की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। हैथवे को कॉमेडी फिल्म गेट स्मार्ट 2008, रोमांटिक फिल्म ब्राइड वॉर्स 2009, वैलेंटाइंस डे 2010 और लव एंड अदर ड्रग्स 2010 और फैंटेसी फिल्म एलिस इन वंडरलैंड 2010 में भी व्यावसायिक सफलता मिली।
2012 में उन्होंने अपनी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म द डार्क नाइट राइज में कैटवुमन की भूमिका निभाई और म्यूजिकल लेस मिजरेबल्स में फैंटीन का किरदार निभाया, जो तपेदिक से मर रही एक वेश्या थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार मिला। इसके बाद से उन्होंने इंटरस्टेलर 2014, द इंटर्न 2015, ओशंस 8 2018, द हसल 2019, द आइडिया ऑफ यू 2024 और मिनी सीरीज वी क्रैश्ड 2022 में अभिनय किया है। हैथवे ने द सिम्पसंस में अतिथि आवास के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार जीता है, साउंड ट्रैक के लिए गाया है और मंच पर भी प्रस्तुति दी है। वो लॉलीपॉप थिएटर नेटवर्क की बोर्ड सदस्य हैं, जो अस्पतालों में बच्चों के लिए फिल्में प्रदर्शित करने वाला एक संगठन है, और वो संयुक्त राष्ट्र महिला की सद्भावना राजदूत के रूप में लैंगिक समानता की वकालत करती हैं। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। एनी जैकलिन हैथवे का जन्म 12 नवंबर 1982 को न्यूयॉर्क शहर के ब्रुकलिन बरो में हुआ था। वो आयरिश, अंग्रेजी, जर्मन और फ्रांसीसी मूल की हैं। उनके पिता जेरल्ड एक श्रम वकील थे और उनकी मां केट नी मैककॉली एक पूर्व अभिनेत्री हैं। हैथवे के नाना WIPAM फिलाडेल्फिया रेडियो के जाने माने व्यक्तित्व जो मैककॉली थे। द डेली टेलीग्राफ के अनुसार उनका नाम विलियम शेक्सपियर की पत्नी के नाम पर रखा गया था। उनका एक बड़ा भाई माइकल और एक छोटा भाई थॉमस है। जब हैथवे 6 साल की थीं, तब उनका परिवार मिलबर्न, न्यू जर्सी चला गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। पेपर मिल प्लेहाउस थिएटर का प्रवेश द्वार, जिसके बाहर एक नाटक का पोस्टर लगा हुआ है। बचपन में हैथवे ने पेपर मिल प्लेहाउस में कई प्रस्तुतियों में अभिनय किया था। 8 साल की उम्र में जब हैथवे ने अपनी मां को लेस मिजरेबल्स के पहले राष्ट्रीय दौरे में फैंटाइन के रूप में अभिनय करते देखा, तो वो तुरंत मंच से मोहित हो गईं। लेकिन उनके माता-पिता उन्हें अभिनय करियर अपनाने देने के इच्छुक नहीं थे। इसके बाद केट ने हैथवे और उनके भाइयों की परवरिश के लिए अभिनय छोड़ दिया। हैथवे का पालन पोषण रोमन कैथोलिक के रूप में हुआ, जिसे वो वास्तव में मजबूत मूल्य मानती हैं, और बचपन में नन बनने की इच्छा रखती थीं, लेकिन अभिनय हमेशा उनकी उच्च प्राथमिकता थी। 15 साल की उम्र में अपने बड़े भाई के समलैंगिक होने का पता चलने के बाद कैथोलिक चर्च के साथ उनका संबंध बदल गया। उनके परिवार ने चर्च छोड़ दिया और समलैंगिकता की स्वीकृति के कारण एपिस्कोपल चर्च में शामिल हो गए, लेकिन अंततः उन्होंने उसे भी छोड़ दिया। 2009 में हैथवे ने अपने धार्मिक विश्वासों को एक प्रगतिशील कार्य के रूप में वर्णित किया। हैथवे ने ब्रुकलिन हाइट्स मॉन्टेसरी स्कूल और मिलबर्न के वायोमिंग एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई की। उन्होंने मिलबर्न हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने फुटबॉल खेला और कई नाटकों में भाग लिया, जिनमें वंस अपॉन अ मैट्रेस भी शामिल है, जिसमें उन्होंने विनीफ्रेड की भूमिका निभाई थी। बाद में उन्होंने न्यू जर्सी के पेपर मिल प्लेहाउस में जेन आयर और गिगी नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने 1993 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में अध्ययन किया और बैरो ग्रुप थिएटर कंपनी के अभिनय कार्यक्रम में प्रवेश पाने वाली पहली किशोरी बनी। उन्होंने न्यूयॉर्क के पॉकिप्सी में वासर कॉलेज में अंग्रेजी विषय में मेजर और राजनीति विज्ञान में माइनर के रूप में कई सेमेस्टर बिताए। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के गैलेटिन स्कूल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी में स्थानांतरित होने से पहले 1998 और 1999 के बीच हैथवे ने कार्नेगी हॉल में ऑल ईस्टर्न यूएस हाई स्कूल ऑनर्स कोरस के साथ और वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी के सेटन हॉल प्रिपरेटरी स्कूल में नाटकों में सोप्रानो गाया। अपने फिल्मी करियर के शुरुआती दौर में उनकी अभिनय शैली और रूप रंग की तुलना जूडी गारलैंड से की जाती थी, जिन्हें वो अपनी पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक मानती हैं, और ऑड्रे हेपबर्न से भी। कार्नेगी हॉल में अपने प्रदर्शन के 3 दिन बाद हैथवे को फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला गेट रियल में कास्ट किया गया, जो ज्यादा समय तक नहीं चली। उन्होंने जॉन टेनी, डेब्रा फेरेंटिनो और जेसी आइजेनबर्ग के साथ किशोरी मेघन ग्रीन की भूमिका निभाई। अपनी शुरुआती सफलता के बावजूद हैथवे किशोरावस्था में अवसाद और चिंता से पीड़ित थीं। हालांकि उन्होंने 2008 में कहा कि तब से वो इससे उबर चुकी हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म द प्रिंसेस डायरीज 2001 की शूटिंग के लिए कॉलेज का पहला सेमेस्टर छोड़ दिया। हैथवे के अनुसार उन्हें अपनी डिग्री पूरी न करने का कभी पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें उन लोगों के साथ रहना अच्छा लगता था जो बड़े होने की कोशिश कर रहे थे। आजीविका।
2001-2004 प्रारंभिक भूमिकाएं और महत्वपूर्ण सफलता। 2001 में हैथवे ने डिज्नी की कॉमेडी फिल्म द प्रिंसेस डायरीज में अभिनय किया, जो मैक कैबोट के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। हैथवे ने किशोरी मिया थर्मोपोलिस का किरदार निभाया, जिसे पता चलता है कि वो काल्पनिक जेनोविया राज्य के सिंहासन की उत्तराधिकारी है। हैथवे ने न्यूजीलैंड जाते समय फ्लाइट में ठहराव के दौरान इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। निर्देशक गैरी मार्शल ने शुरू में इस भूमिका के लिए लिव टाइलर पर विचार किया था, लेकिन अपनी पोतियों के ये कहने पर कि हैथवे के बाल सबसे अच्छे राजकुमारी जैसे हैं, उन्होंने उन्हें इस भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से बहुत सफल रही और इसने दुनिया भर में $165 मिलियन की कमाई की। कई आलोचकों ने हैथवे के अभिनय की सराहना की। बीबीसी के एक आलोचक ने टिप्पणी की कि हैथवे मुख्य भूमिका में चमकती हैं और शानदार केमिस्ट्री पैदा करती हैं, और द न्यूयॉर्क टाइम्स के एल्विस मिशेल ने उन्हें एक उभरती हुई राजकुमारी, कई विशेषताओं वाली एक युवा हास्य प्रतिभा बताया। इस भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनय के लिए MTV मूवी अवार्ड नामांकन मिला। उसी वर्ष हैथवे ने क्रिस्टोफर गॉरहम के साथ मिच डेविस की फिल्म द अदर साइड ऑफ हेवन में अभिनय किया, जिसे डिज्नी द्वारा वितरित किया गया था। जॉन H. ग्रोबर्ग के संस्मरण इन द आई ऑफ द स्टॉर्म से प्रेरित इस फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिली और ये बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। राजकुमारी की भूमिका की बात करें तो एक युवती के रूप में ऐसी भूमिकाएं निभाने की भी एक सीमा होती है, जिसके बाद आप खुद को हास्यास्पद महसूस करने लगते हैं। ऐसी भूमिकाएं निभाने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक मौका है तब तक इनका पूरा आनंद उठा लूं। फिर कुछ समय बाद मैं नशेड़ियों, वेश्याओं और उन सभी बेहतरीन किरदारों को निभाऊंगी जिनके लिए ऑस्कर पुरस्कार मिलते हैं। हैथवे 2004। द प्रिंसेस डायरीज की सफलता के कारण पीपल पत्रिका ने हैथवे को 2001 के अपने उभरते सितारों में से एक बताया। फरवरी 2002 में हैथवे ने सिटी सेंटर एनकॉर्स के कॉन्सर्ट प्रोडक्शन कार्निवल में न्यूयॉर्क शहर में अपने मंच की शुरुआत की। उन्हें लिली की भूमिका में लिया गया था, जो एक आशावादी अनाथ लड़की है जिसे एक जादूगर से प्यार हो जाता है। पूरी कास्ट के साथ रिहर्सल करने से पहले हैथवे ने 2 सप्ताह तक एक वोकल कोच से प्रशिक्षण लिया। उन्होंने पहले ही रिहर्सल में अपनी लगभग सभी पंक्तियां और गाने याद कर लिए थे। आलोचकों ने आमतौर पर जाने माने अभिनेताओं के सामने अपनी जगह बनाने के लिए उनकी प्रशंसा की और उन्हें एक नए सितारे के रूप में घोषित किया। संगीत की एक सकारात्मक समीक्षा में वैरायटी के चार्ल्स इशरवुड ने हैथवे को शो का मुख्य आकर्षण और असाधारण रूप से सहज और आकर्षक बताया और उनके प्रभावशाली प्रदर्शन की प्रशंसा की। उन्होंने सबसे होनहार महिला के लिए क्लैरेंस डरवेंट पुरस्कार जीता। बाद में हैथवे ने द प्रिंसेस डायरीज उपन्यास श्रृंखला की पहली 3 पुस्तकों के ऑडियो बुक संस्करण को आवाज दी। अगले 3 वर्षों में हैथवे ने राजकुमारियों की भूमिका निभाई और पारिवारिक फिल्मों में दिखाई दी, जिसके बाद मुख्यधारा मीडिया में उन्हें बच्चों के आदर्श के रूप में जाना जाने लगा। द कैट रिटर्न्स 2002 के अंग्रेजी संस्करण में हारू योशियोका को आवाज देने के बाद उन्होंने डगलस मैग्राथ की कॉमेडी ड्रामा निकोलस निकलबाय 2002 में अभिनय किया, जिसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। हालांकि फिल्म व्यापक रूप से रिलीज नहीं हुई और उत्तरी अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। टिकट बिक्री से कुल $4 मिलियन से भी कम की कमाई हुई। फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी एला एन्चेंटेड 2004, जिसमें हैथवे ने मुख्य किरदार निभाया था, भी बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली बार उस किताब को पढ़ा था जिस पर फिल्म आधारित है, जब वो 16 साल की थीं, और उन्होंने कहा कि मूल रूप से पटकथा मूल सामग्री के बहुत करीब थी, लेकिन फिल्म के रूप में सफल नहीं हुई। इसलिए उन्होंने फिल्म को उसके अंतिम रूप में ही पसंद किया। इसे ज्यादातर मिली-जुली समीक्षाएं मिली। हैथवे ने फिल्म के साउंड ट्रैक पर 3 गाने गाए, जिनमें गायक जेसी मैककार्टनी के साथ एक युगल गीत भी शामिल है। 2003 में हैथवे ने जोएल शूमाकर की फिल्म द फैंटम ऑफ द ओपरा 2004 में क्रिस्टीन डाय की भूमिका ठुकरा दी, क्योंकि फिल्म का निर्माण कार्यक्रम द प्रिंसेस डायरीज 2 रॉयल एंगेजमेंट 2004 के साथ मेल खा रहा था। वो शुरू में सीक्वल में अभिनय करने को लेकर झिझक और घबराहट महसूस कर रही थीं, लेकिन मार्शल द्वारा ये समझाने के बाद कि वो कुछ भी दोहरा नहीं रही हैं, वो इसके लिए सहमत हो गईं।
फिल्म अगस्त 2004 में नकारात्मक समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई, लेकिन $45 मिलियन के बजट के मुकाबले 134.7 मिलियन डॉलर की कमाई की। 2005-2008 प्रसिद्धि की ओर अग्रसर होना। हैथवे ने टाइपकास्टिंग से बचने के लिए वयस्क भूमिकाएं निभाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि बच्चों के लिए रोल मॉडल रहे किसी भी व्यक्ति को राहत की जरूरत होती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सोचना सुखद है कि मेरे दर्शक मेरे साथ बड़े हो रहे हैं। हुडविंक्ड में रेड पकेट की आवाज के लिए तारा स्ट्रॉन्ग की जगह लेने के बाद उन्होंने ड्रामा हैवॉक 2005 में एक बिगड़ी हुई सोशलाइट की भूमिका निभाई, जिसके कुछ दृश्यों में वो नग्न दिखाई दी। हालांकि ये फिल्म विषयगत रूप से उनकी पिछली फिल्मों से अलग थी, हैथवे ने इस बात से इनकार किया कि उनकी भूमिका एक अधिक परिपक्व अभिनेत्री के रूप में देखी जाने का प्रयास थी, ये कहते हुए कि उनका मानना है कि कुछ फिल्मों में नग्नता का प्रदर्शन करना उनकी चुनी हुई कला शैली की मांग का एक हिस्सा मात्र है। इस विश्वास के कारण वो उचित फिल्मों में नग्न दिखाई देने को नैतिक रूप से आपत्तिजनक नहीं मानती हैं। प्रतिकूल आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के कारण ये फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई। 2005 में आई ड्रामा फिल्म ब्रोकबैक माउंटेन में, जो दो विवाहित पुरुषों एनीस डेल मार, ईथ लेजर द्वारा अभिनीत और जैक ट्विस्ट, जेक गिलेनहॉल द्वारा अभिनीत के बीच भावनात्मक और यौन संबंधों को दर्शाती है, हैथवे ने जैक की पत्नी लोरेन की भूमिका निभाई। अभिनेत्री को मूल रूप से एनीस की पत्नी की भूमिका को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप्ट भेजी गई थी। तो बात कर ले इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में, तो वो 20 अप्रैल 2026 को ये हमें देखने को मिलने वाली है और 1 मई 2026 को इसे पूरे अमेरिका के अंदर रिलीज़ कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल रिलीजिंग डेट एक तरह से मैं आपको बता दूं मई है। और रनिंग लेंथ की बात कर ले तो इस मूवी की जो रनिंग लेंथ हमें देखने को मिलने वाली है वो 119 मिनट देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही बेहतरीन लेंथ है। बाकी आपको इस मूवी का कितना इंतज़ार था कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।